Assalamu alaikum everyone, this is Malia Khan and you are watching another exciting episode of Influence with Influencers. So आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं मेरे स्टूडियो में, द बेस्ट थिंग इज़ कि शी इज़ वन ऑफ द पर्सन जिनको मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड शी इज़ अ कम्युनिकेशन ट्रेनर एंड अ लीडर जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाके मुझे लगता है सिर्फ इस कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी होगी और वो बहुत अमेजिंग दी होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दैट इज़ द मेन थिंग. एंड उसके अलावा ऑब्वियसली इनका टेक का भी कुछ एक्सपीरियंस है. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है. सो इस सब के बावजूद कैसे ट्विस्ट लिया, यहाँ तक कैसे पहुँची और अब जो इतनी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है और हर जगह दिख रही होती हैं हमें. सो इस सब के बारे में जानते हैं. मैं बात कर रही हूँ इरम रिजवी की. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बिकॉज आपने टाइम निकाला. बहुत बिजी होती हैं आई एम श्योर, बट स्टिल थैंक यू मीन्स अलॉट मेरे लिए टाइम निकाला आपने. काफ़ी अर्से से मैं चाह रही थी, आपको पता ही है, काफ़ी अर्से से मैं कोऑर्डिनेट करना चाहती थी कि हो जाए बट दिस इज़ द टाइम. वो हर जो भी टाइम होता है वही बेस्ट टाइम होता है, वो बेहतर टाइम, वही बेहतर टाइम होता है. यस. सो इरम सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कैसे स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, बिकॉज इंजीनियरिंग से ऑल द वे इस तरफ आना और फिर उसके अंदर इतना एक्सेल करना, माशाल्लाह, दैट इज़ अमेजिंग एक्चुअली. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन काइंड. तो मेरा असल में इंजीनियरिंग पढ़ रही थी. ठीक है. और एक जो बड़ी चीज़ हुई है मेरे साथ जो कि समझनी चाहिए कि एक्सपीरियंसेस इसलिए काउंट करता है. मैं 18.5-19 के करीब से काम कर रही हूँ बिकॉज मेरे अब्बू को कैंसर हो गया था. सो आई हैड टू वर्क. तो उसकी वजह से ये हुआ. एंड दैट्स अबू माशाल्लाह ठीक है, बट दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि बाय द टाइम मैंने ग्रेजुएट किया था मेरे पास ऑलरेडी 3 इयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस था. तो वो जो रिक्वायरमेंट थी कंपनीज में कि इतना काम किया वो मेरा फुलफिल हो गया था. आई वाज द यंगेस्ट अकाउंट मैनेजर इन माइक्रोसॉफ्ट एट द एज ऑफ 22. और मैं बहुत जल्दी वहाँ लग गई थी. टेक डेटा में थी, माइक्रोसॉफ्ट में थी, फिर 2-2.5 साल बाद सिस्को में थी. अबू धाबी. अबू धाबी. उनके बीच में परवरिश हुई थी, वहाँ पढ़ा, सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी थी. एंड देन टेक में क्योंकि वही बात है कि यंग थी हमेशा टीम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मेंटर्स मिले. अच्छी मुश्किलात एक अच्छी एज में मिली क्योंकि बाय द टाइम मुझे कुछ रोल्स मिले, मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका हुआ था. तो हम जो घबराते हैं ना कि पढ़ाई कर लें उसके बाद मास्टर्स करेंगे फिर देखेंगे, आप ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं. वो एक्सपीरियंस ऑफिस का और सारी चीज़ें आपको इतना बना देती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दैट गेव मी दैट एक्सपोजर. फिर मेरा एक स्टार्टअप था. ठीक है. उसको हमने फिर चलाया माशाल्लाह, हाफ अ डेकेड एग्जिट करके फिर पाकिस्तान आए. तो अभी अराउंड 5 साल समथिंग हो रहे हैं. और उसमें ये है कि अच्छा लग गया शहर. अच्छा. बस गए पहली दफ़ा आए और अच्छा भी लग गया. इस्लामाबाद वैसे अच्छा लग जाता है लोगों को. अगर आप शायद किसी और सिटी जाते हैं तो शायद मुश्किल होता, लेकिन इस्लामाबाद लोगों को अच्छा लग जाता है. शायद इसलिए कि अबू धाबी की अपब्रिंगिंग है. तो वो ठंडा ठंडा, वो ग्रीन, वो एक अच्छा सा ठंडे माहौल. अच्छा कोई बात करी तो पहले चाय तो पिए ना, रिलैक्स तो करें. एक दौड़ नहीं है यहाँ पे. सो पीपल आर मोर इनटू रिलेशनशिप्स, दे आर मोर इनटू कामनेस. थोड़ा मैंने देखा है कि इट्स मोर ऑफ के आपकी दोस्तियाँ बहुत अजीज दोस्तियाँ हो जाती हैं. मुझे लगता था जब इसे एक एज के बाद आप आते हैं आपके बनते ही नहीं दोस्त, कुछ नहीं बनता. लेकिन यहाँ पे बड़े जेन्युइन अच्छा नेटवर्क एक बन गया. फिर आई के आती फॉरन आई वाज विद IBM अगेन, एक टेक में आ गई. फिर श्नाइडर में आई वाज ऑन अ लीड रोल. फिर मैं ट्रेनिंग में आ गई. और ट्रेनिंग में इस तरह आई कि मैं दुबई से ही एक पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है TMI. तो टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल, उसमें आपको स्टेज एंड कॉन्फिडेंस ये सारा कुछ बिल्टअप कराते हैं वो. अच्छा. उसमें मैंने सीख रही थी, उसमें सर्टिफिकेशंस भी की. फिर यहाँ पे उसकी वो हो रही थी कॉम्पिटिशन्स. तो 2 साल कंसेक्यूटिव में नेशनल लेवल जीती हूँ. एक बार जो है वो कुछ कैटेगरीज में थी, अगले साल सारी कैटेगरीज में अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई एम ग्लोबल 3rd प्लेस विनर. तो माशाल्लाह उस चीज़ ने 24 में जब वो हुआ, 23 में एक हुआ, फिर 24 में, तो उसने अनेबल कर दिया ट्रेनिंग. तो उसकी वजह से फ्रेमवर्क मिल गया. तो जब ट्रेनिंग में आई हूँ और अब जब जैसे आपके साथ या किसी के साथ बैठो और वो कहें कि मेरे बॉस का ये मसला है या मेरा ये है वो है, मेरे साथ सब हो चुका हुआ है. एंड नाउ आई एम अ ट्रेनर. तो अभी आसान ये हो गया कि मैं कोचिंग जो है वो रियल टाइम कर लेती हूँ. ठीक है. क्योंकि हम कन्वेंशनल प्रोफेसर्स नहीं हैं. बिल्कुल ऐसा है. हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं. तो उसमें अच्छा ये होता है कि जो भी आप मसला बोलें तो मेरे साथ हो चुका होगा. वो एक्सपीरियंस्ड है ना. कि बिजनेस भी कर लिया, पैसे भी जला लिए, पैसे बनाए भी. उसके बाद फिर टेक में भी काम किया, फिर यंग भी थी, उस उम्र में भी किया जब अजीब अजीब बेवकूफ़ियाँ करती थी. तो जब बच्चियाँ बात करें, कोई भी बात करें, तो ज़रूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ होता है. या तो मैंने किया होता है या मेरी टीम में किसी ने किया होता है. इसलिए एक्सपीरियंस की वजह से आई एम वेयर आई एम टुडे. तो वो किताबों से बन के नहीं, वो एक्सपीरियंस सीख के बने हैं. किताबें मैंने देखा है कि दे रियली गिव यू अ नाइस एक फॉर्मूला दे देता है, लेकिन जिंदगी सिखाती है असल में आपको. तो निकलना, काम करना, छोटी
उम्र में निकलना, ये सब बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आप जैसे छोटी उम्र में सबसे अच्छी आपने बात की कि छोटी उम्र में निकलना एक्सपीरियंस आपको ना सिखाता है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस यू आर सिटिंग हियर एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स नॉट लाइक कि आपकी एजुकेशन की वजह से यू आर सिटिंग हियर, यू आर सिटिंग हियर बिकॉज आपने खुद सीखा और आपने इतने लोगों को फिर सिखाया। जब आपने सिखाते हो ना तो फिर आप बहुत कुछ सीख भी रहे होते हो। व्हाट आई चीज़ ये है, आई एम अ वेरी टिपिकल BCIS, लंदन मेट से मैंने पढ़ा है। अच्छा, BCIS इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा, और मजाल है जो मेरी कोई नौकरी इसकी हो, कुछ भी नहीं। मेरी जॉब्स हमेशा पीपल मैनेजमेंट और नेटवर्किंग वाली है। कमर्शियल में रही हूँ मैं हमेशा, चैनल बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुरू से ऐसी नेचर थी या फिर मुझे बस शायद कुछ अम्मी अब्बू बार बार कहते थे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, तो शायद आदत शुरू से थी बोलने की। ये भी हो मुझे सकता ये था कि टू हियर आउट, मुझे दूसरे की स्टोरी सुनने का बड़ा शौक है, लिसनर ना, और आई एम वेरी एम्पैथेटिक। तो दूसरों के मसलों में भी ऐसे पड़ जाना कि जैसे अपना ही मसला है। तो वो उस चीज़ ने, इस चीज़ तो मैं कस्टमर के मसले समझती थी, वापस आके उसको सॉल्व करवाना, अपनी टेक्निकल टीम से लड़ना उसको लेके। हमेशा से ये आदत थी कि दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करना, वेदर वो पर्सनल है प्रोफेशनल। उसकी वजह से माशाल्लाह अच्छे मेंटर्स, अच्छे दोस्त, अच्छा एक मतलब बहुत पुराने अच्छे नेट, बहुत मेरा अल्लाह का शुक्र है लर्निंग बहुत अच्छी है। चलिए अमेजिंग। सो इतने सारे लोगों के मसले हल किए हैं, तो मैंने आज आपको ना छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए खुद भी, और आई वांट कि देखने वाले लोग भी कुछ सीखें, तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया। सो सबसे पहले इरम, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करना शुरू करें अपब्रिंगिंग की, मतलब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं ना कि पूरी लाइफस्टाइल के अंदर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन भी हर चीज़ की कहीं ना कहीं वैल्यू आती है, ठीक है। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, आप उसके बाद कहाँ जा रहे हो, जॉब क्या कर रहे हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने शादी की है नहीं की है, जो भी, मतलब इस सब में ना कहीं हर चीज़ के अंदर ही कोई ना कोई बैरियर्स हैं, एंड आई वांट कि उनको हम लोग बात करके उनको सॉल्व भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो अपब्रिंगिंग से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल के चैलेंजेस क्या है, अब की परवरिश पुरानी परवरिश से किस तरह से डिफरेंट है? सबसे पहले तो बहुत ही डिफरेंट। देखिए, मैंने तो जब छोटी थी मुझे याद है कि घर में सारे डिसीजंस जो थे, जब हम छुट्टियों पे आते थे पाकिस्तान, हम जब दुबई में भी थे, हमें याद है कि दादा लेते थे, ठीक है, इट हैज़ टू बी अराउंड हिम, दादा बू के अराउंड वही बताएंगे। तो जो घर के बड़े होते थे उनके होते। अब मुझे ऐसा लगता है जो घर का सबसे छोटा है वो घर चलाता है उसके मूड के हिसाब से लोग सेट होते हैं, भाई वो ना तंग हो जाए, वो ना यूं हो जाए। एंड आई थिंक पेरेंट्स जो अगर जॉइंट सिस्टम में भी रह रहे हैं, या अगर कोई चलो जॉइंट ना भी हो, आपके पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो बच्चों के एग्जैक्टली माँ बाप है ना, वो बहुत ही वोकल हो गए, इसको देखो, इसका ख्याल करो, उसको ना जैसे बिल्कुल ही फूलों की तरह रखने वाली चीज़ हो गई है। वेयरएज हमारा जो टाइम था वी वर वेरी टफ, बहुत ज़्यादा। और मेरे अब्बू उससे भी ज़्यादा टफ टाइम गुजरा था उनका। कि मतलब ये था पेरेंट्स का कि वो आपको उन्होंने टूल्स दे दिया, आपको पढ़ा दिया, अपने मसले खुद सॉल्व करो। बट नाउ आई फील कि जैसे बच्चों के भी सारे मसलों में ना पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेप इन करते हैं। छोटी सी चीज़ है, हमने पिचेस करवाई हैं जैसे एंटरप्रेन्योर्स की एंड ऑल, तो हम करवाते हैं माशाल्लाह। वी ब्रिंग इन यंग यूथ के ना, वो आके छोटी उम्र में ही बिजनेस पिचिंग करें। अब बहुत सारे माशाल्लाह इतने सेंसिबल बच्चे, इतने सेंसिबल फैमिली से आए हुए, ज़रूर कोई एक ना वो 15-20 में से होंगे पेरेंट्स जो बड़े जज्बाती होंगे, और हमारा बच्चा कैसे हार गया, हमारे बच्चे का ये कि अब देखें ना आप क्या सिखा रहे हैं, और फिर आप दूसरों को भी क्या सिखा रहे हैं, इस तरह ना कि जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है आपके अंदर। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना कि हाय मेरा बच्चा कैसे आ गया, मेरा बच्चा रो रहा है। अच्छा, बच्चा वैसे नहीं रो रहा होता, माँ बाप को देखने के बाद रोने लग जाता है, क्या हाल होगा, ये मेरे साथ क्या करेंगे। वो इसलिए भी रो रहा होता है, हमारी वजह से नहीं रो रहा। वो इसलिए नहीं कि मैं हार जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, उसको ये होता है कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे क्या करा। और मैंने यही सेम चीज़ मैंने बच्चों के स्कूल में देखी कि अगर वो रेस हो रही है तो फिर वो जो थर्ड आ रहा है या फोर्थ आ गया, जिसका फोर्थ आ गया खासतौर से उसका रोना डल गया, पेरेंट्स आगे नहीं ये आगे था, ये उसके साथ था, रिबन से क्रॉस कर गया था, और आप उसके बाद एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट सबको दे रहे हैं, सबको मेडल दे रहे हैं। जब मेरे बच्चों को यहाँ पे जब हम नए नए आए थे, उनको एक मेडल मिला था पार्टिसिपेशन का, तो वो अच्छा यूजुअली हम मेडल्स एंड चीज़ें हम शोकेस करते हैं, हमें माशाल्लाह बहुत बड़ी शोकेस है, मेरी भी उधर ट्रॉफी 60 ट्रॉफीज हैं माशाल्लाह से, तो उसमें बच्चों की भी लगी, वो मैंने लगाया ही नहीं। मैंने कहा दिस इज नॉट विनिंग, ये विनिंग नहीं है। मतलब फिर विनर का फायदा क्या हुआ? अगर मेडल सबको, विनर का ना थोड़ा सा बड़ा है बस, अच्छा क्या फायदा हुआ? तो ये जो चीज़ है ना कि आप बच्चों को हारना नहीं सिखा रहे, बच्चों को लूज करना, क्योंकि लूज करके फिर वो दोबारा ट्राई करते हैं। और असल चीज़ मलिया ये हो रही है, कुछ पेरेंटिंग ऐसे हो रही है कि अगर वो किसी चीज़ में हार रहे हैं, उनको नहीं आ रही, वो छोड़ देते हैं। ट्राई नहीं करते, क्योंकि हारने की आदत ही नहीं डाली। आपको चाहिए कि वो गिरे, उसको बोले फिर चलो, नहीं भाई मुझसे नहीं खेला जा रहा क्रिकेट, नहीं फिर खेलो, जब तक से कि उसको एक दफा का कोई छक्का लग जाए और फिर हारे तो उसको नहीं एक दफा छक्का लगा था। आप उसको फ्लेवर तो देना
कि वो हार के दोबारा ट्राई करे, हार के दोबारा ट्राई करे, इस तरह करना चाहिए। लेकिन उसको इतना पैम्पर नहीं, अपने बच्चे की हार नहीं देखी जाती हमसे। ये एक बड़ा फ़र्क मैं देख रही हूँ। अच्छा, अब चेंज हो गया। मैं पढ़ाई में इन चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ में ना, जैसे पेरेंट्स खुद कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, खुद आ रहे हैं कि मेरे बच्चा जिस तरह परफॉर्म कर रहा है वो मेरी इज्जत है, वो मेरा फेस, मतलब अपना पर्सनल ले लिया उन्होंने कि मेरा बेटा यूँ करे, इस तरह करे। एंड द गुड थिंग इज़, ये मैंने एक ट्रेंड देखा, मेरे साथ दुबई में भी यही हो रहा था। फिर यहाँ की स्कूलिंग में हम आए, दुबई में तो बहुत ही अर्ली ईयर्स में थे बच्चे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा था। लेकिन अब मैं कल एक स्कूल गई थी विज़िट करने, और वहाँ पे जब मैंने ये जुमला कहा कि ना मुझे कोई एकेडमिक की टेंशन नहीं है, मेरे बच्चे सोशली एक अच्छे स्कूल में होने चाहिए, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा, कहती है यार इतने पेरेंट्स आके अब कह रहे हैं ये कि यार देखो पढ़ाई तो हो जाएगी, मेरे बच्चा बुली ना हो। हाँ। और अगर बुलिंग होती है तो आपके पास उसके अच्छे वो होने चाहिए कि व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर एक्शंस। फिर बच्चा जो है उसको डाइवर्सिटी फील होनी चाहिए। मैंने कहा ये इतनी अच्छी लगी बात। हाँ। कि नाउ, और ये छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, इसको देख रहे हैं ना, देयर इज अ चेंज। तो ये ना जब टीन बन गया, अब छोटे जो पेरेंट्स, अब जो नए पेरेंट्स आ रहे हैं, अब उनको ये हो रही है कि नहीं देखो एकेडमिक हम कर लेंगे, टेंशन नहीं है, नो मैटर व्हाट, पढ़ाई तो हो ही जाएगी ना। वेयरएज हम ये सुनते थे कि इसको चेन से बांध दो, इसको पढ़ाई कराएं, ये आपका बच्चा है, यू माइट हैव हर्ड दिस कि नहीं बस करना, स्कूल कुछ भी कर रहा होता था। अब होता नहीं, आई वांट माय चिल्ड्रन टू टेक मोर सोशल डिसीजंस, उनके आप अच्छे स्किल्स डेवलप कराएं, उनको बात करनी आनी चाहिए, नेगोशिएशन करनी आनी चाहिए। अब पेरेंट्स इस तरफ, जो नए पेरेंट्स हैं उनके अंदर अब ये शऊर है। एंड व्हाट अबाउट जेंडर ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे ज़माने में तो बहुत स्ट्रांगली हुआ करती थी कि एक मर्द की परवरिश और एक औरत की परवरिश में बहुत फ़र्क था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जब हम लाइक टुवर्ड्स अस अगर हम लोग देखते थे तो एक मदर एक अपनी बेटी की परवरिश बिल्कुल डिफरेंट करती थी और एक बेटे की परवरिश बिल्कुल डिफरेंट करती थी, जिसकी वजह से आज तबाही फिरी हुई है हर जगह पे, कसम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपको क्या लगता है अब ये चीज़ें भी चेंज हो रही हैं? ये हो रही हैं, या उसकी वजह से हुआ भी क्या ये भी? इनफैक्ट जो एक टाइम था जिसमें जैसे मैं अपनी अम्मी को देखूं एंड ऑल, सो मतलब पढ़ाई भी की, सब कुछ की, बट एक फोकस ये था कि नहीं घर संभालो, घर का देखो, एंड दे वर स्लाइटली सप्रेस्ड, जबकि अम्मी वाज द फेवरेट चाइल्ड। इसी तरह मैंने उनके आगे पीछे भी देखी, और फिर अब मैं देखती हूँ कि जो हमारा टाइम था उसमें बहुत फोकस लड़कियों पे हो गया, बहुत ज़्यादा। माय अब्बू वाज वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे अब्बू को जबकि मैं बताया कैंसर हुआ था, लेकिन अब्बू वाज लाइक मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरी बच्चियाँ पढ़ेंगी, माय सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जहन में था ना कि बच्चियाँ मेरी एम्पावर्ड होंगी। इसी तरह मैंने गॉट जॉब, मेरे आगे पीछे और भी जो मेरे बैचमेट्स थी, लड़कियाँ जो थी वो फॉरेन जॉब्स पे भी लगी, वो मेहनत भी कर रही थी, और लड़के जो थे उनको पेरेंट्स ने भेज दिया, तुम मास्टर्स करने यूके चले जाओ ना, तुम ये कर, तुम छोड़ो, तुम पीएचडी करो उसके बाद, अभी क्या करना काम करके। ये वाकई ट्रेंड था मिलियनर्स के, जो बहुत सारे अर्ली मिलियनर्स थे, और ऑल उसमें यही दिखाई दे रहा था कि जैसे लड़के जो है ना यार कर लेंगे, एंड पेरेंट्स का कुछ लड़कियों को लेके काफी वो उनका स्ट्रिक्ट माइंड था कि इनको एम्पावर करें, इनको पढ़ाई करवाएं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। उसका रिजल्ट ये निकला कि अब वो जो ट्रिकल डाउन होती है ऐसी चीज़, तो और भी नस्लों में थोड़ी सी और आगे लोगों में आई है। तो अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि लड़कियां ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, लड़कियां ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और लड़के जो हैं उनका, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मदर्स कहती हैं ये तो पल जाएगा, तो जाएगा। अच्छा बाप भी यही कहते हैं, लड़के तो पल जाएंगे, बॉयज विल बी बॉयज, इनका तो हो जाएगा। लड़कियों पे ज़्यादा फोकस था, तो लड़कियां जो है ना वो परेशानियों से निकलने की एबिलिटी उनको आ गई है, तो वो ये चीज़ हैंडल कर पाती है। तो मुझे तो यही फील होता है कि वो एक जनरेशन का ना, हर जनरेशन का एक फोकस होता है। बिल्कुल। और वो अम्मी के टाइम पे एक डिफरेंट था, हमारे पेरेंट्स के, फिर हमारे टाइम पे ये हुआ कि हमें एम्पावर किया है। अभी भी जो है, जो अब नई माएँ आ रही हैं मेरे साथ, जब हम काउंसलिंग कुछ कर रहे होते हैं, बात एंड ऑल, तो मैंने भी देखा है माशाल्लाह कि अपने बेटों से अब जो है, मतलब छोटे बच्चे हैं और उनसे वो कहती हैं कि टेबल साफ करो मेरे साथ, या मेरे साथ खड़े हो जाओ। बेटों पे ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि लड़कियां देख के सीखती हैं, लड़के प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो लड़कियां जो है उनको, आपको ये पता है कि ये देखो ये नहीं करती, आपकी नहीं बेटी आके करेगी। इनफैक्ट आई हैव सीन सम प्लेसेस वेयर दे वेरी वोकल कि अगर ससुराल में कोई कह रहा है कि नहीं लड़कियों का काम है, तो नाउ दे लाइक उन्होंने बेटे को भी करना चाहिए। सो ये ट्रेंड ना बड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये एक फैक्ट चल रहा है कि प्रॉब्ली फ्रॉम लास्ट 2 to 3 डेकेड्स लड़कियां ज़्यादा एम्पावर दिखाई दे रही हैं। अच्छा, मैं एम्पावरमेंट भी एक मतलब एक वो था ना, आपने जैसे बात की कि एजुकेशन की तरफ आने लग गए थे हमारे पेरेंट्स के, मिलेनियल्स के पेरेंट्स के, इन बच्चों को भी पढ़ाओ, लड़कियों को भी पढ़ाओ, इनको एजुकेट करो। If we talk about some
इमोशनल लर्निंग जो होती है, जिसको हम कहते हैं कि घर से तरबियत मिलती है। लड़कों को और लड़कियों को एक जो घर वाली तरबियत थी, वो आपके ख्याल में क्या था? मतलब वो भी तो एक चैलेंज ही था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है कि यस तुमने बर्दाश्त करना है और तुम चुप कर जाओ, कुछ नहीं होता। वो पढ़ाई तो चले कर रही हैं वो एक तरफ, लेकिन वो घर में शायद इन सब चीज़ों को भी फेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनकी मदर ने सब कुछ फेस किया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, ओके बेटे तुमने पढ़ लिया, लेकिन तुम सब्र करो, वो भाई है ना, भाई को कर दो, भाई को दे दो। तो ये एक इमोशनल बैरियर भी है कहीं ना कहीं जो घर में होता है। तो वो भी अब आपको लगता है कि चेंज हो रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ कहा जाता था कि घर बनाना जो है वो लड़की का, औरत का काम है, औरत के हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम जो हालात देख रहे हैं उसमें ये साफ दिखाई दे गया है कि घर में हारमोनी चीज़ें मर्द लाता है। ये मर्द के हाथ में है कि अपनी माँ के साथ बैलेंस रखे, अपनी बीवी के साथ रखे। एंड औरत, यू नीड टू रिमेंबर दैट औरत जो है ना वो रिएक्शन देती है। उसको आप जो भी दो, आप उसको जो भी दो उसमें से कुछ बना के देगी। यू नो, सो आप उसको वही बात है, आटा ला के दो, रोटी बना के दे देती है। मतलब आप उसको खेत दो, उसमें से वो बना देगी, क्रॉप्स निकल आएंगे। मतलब जो चीज़ ला के दो कुछ निकाल के। तो जब आप उसको इश्क देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो वो इश्क निकलता है, फिर वो केयर में निकलता है। फिर उसका बस ना चले कि मैं इसके लिए क्या कर लूँ। लेकिन आप देंगे तो वो रिटर्न करेंगी। लेकिन आप सोचें ना, एक दीवार जो है आपने यूं हो गए हैं कि वो आपके लिए सर्व कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, आपको सपोर्ट करना चाह रही है, अच्छा खुद भी जॉब कर रही है, और आप जो हैं एक दीवार बने हुए हैं, वो सख्त बने हुए हैं। तो भाई एक दिन ख़त्म हो जाएगा उसका। तो वो जो माओ की बातें थी ना सारी के बर्दाश्त करो, वो फिर एक दिन लेड ऑफ हो जाती हैं। और वो अब हो भी गई हैं। यस, हो भी गई हैं, क्योंकि अब मर्द के ऊपर साफ दिख रहा है अब। क्योंकि देखें, और जो औरत कह रही है कि बर्दाश्त करो, तो उस औरत का जो उस घर में चैलेंज है सबसे बड़ा, वो भी तो एक दूसरी औरत ही होती है मोस्टली। सो किसी भी फॉर्म में होगी। वो औरत क्यों नहीं इस चीज़ को याद कर रही कि इस बेचारी को कहा होगा कि बर्दाश्त करो। वो सपोर्ट नहीं कर रही। तो जब एक जेंडर में एक कॉम्प्लिकेशन है, एक जॉइंट सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन है, औरतों में है। देखिए, ये अब इस पे ना हम कोई शुगर कोट नहीं करते। नहीं, होती है प्रॉब्लम, बिल्कुल। तो फिर इसमें उस बेटे का हाथ है, उस शौहर का हाथ है कि वो कैसे हैंडल करता है। क्योंकि वो एक माँ को भी जानता है अपनी पैदाइश से, और वो अपनी मोहब्बत को भी जानता है जिसको बीवी लेकर आ गया है, राइट। उससे मोहब्बत ही करता है, तभी दैट्स शी इज अ लाइफ पार्टनर। तो इन दोनों के बीच में दोनों की कमजोरियां जानते हुए ही हैज़ टू प्ले अ रोल। तो वो जो बर्दाश्त वाली बात है ना, अनफॉर्चुनेटली उसी की वजह से तो अब इतना क़यामत वाले नंबर्स हैं हमारे डिवोर्स के, कि वो अब्यूज़र है तो माएँ कहती हैं बर्दाश्त करे, वो शराब पीता है, वो मारता है आके, जुआ खेलता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, और आप कह रही हैं बर्दाश्त करती, तो जुल्म है ना। बिल्कुल ऐसा और मुझे पता चला था एक केस को लेके कि एक डिस्कशन की थी मैंने एक लॉयर से, और उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे एक आर्टिकल है बाकायदा उसमें लॉ में, कि अगर एक लड़की को एब्यूजिव हस्बैंड मिला है और वो घर छोड़ के माँ बाप के घर आई है, और वहाँ पे उसको अगर किसी रिश्तेदार ने पुश किया कि तुम वापस जाओ, दैट्स अ क्राइम। तो हमें पता ही नहीं होता। देखें, मतलब वो आ रही है अब्यूजिव मैरिज से और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। देयर इज अ लॉ अबाउट मैनिपुलेशन। तुमने कुछ किया होगा तभी उसने तुम्हें इस तरह किया। ये जो मैनिपुलेशन लोग करते हैं, इसके बारे में एक लॉ है, हमें पता ही नहीं पता। औरतों को अपने राइट्स ही नहीं पता कि आपको कोई मिसगाइड करे तो देयर इज अ लॉ फॉर दैट एंड यू कैन एक्चुअली डू अ केस ऑन देम। तो हमें कभी बैठ के पढ़ा ही नहीं हमारे, और अगर हमारी नज़रों से गुजरा है तो हमने बेटियों से छुपा दिया कि इनको पता ना चले, घर बर्बाद हो जाएगा। एंड वो ये चीज़ नहीं समझते कि एक बेटी आपकी घर वापस आए ये बेहतर है बनस्बत इसके कि वो कहीं पे मर जाए, कि उसको ये पता चले कि मेरा कोई नहीं है, या उसको खुदा ना खास्ता वो मार दे या वो सुसाइड करे। लेकिन सॉरी टू कट यू, हमने हमेशा से ये भी तो सुना है ना इरम कि अब तुम जा रही हो ना, अब तुम्हारी लाश ही वहाँ से वापस आएगी। अच्छा, ये मरा हुआ कॉन्सेप्ट, मतलब ये कितनी पैथेटिक ये हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें वहाँ से वहीं से इंस्पायर हुई हुई हैं। इफ यू रिमेम्बर सती, मियाँ शौहर पति मरा तो उसको जला देते थे, ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने मुसलमानों ने जबरदस्ती अपने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके कुछ और उसको अपने ऊपर ले आया। लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको कॉपी किया है कि भाई अगर वो मर जाता है तो तुम भी मर गई। ये वो वाली चीज है कि तुम अगर जाओ तो मतलब जनाजा ही है। मतलब ये क्या बात है, क्यों आए? दिल का टुकड़ा आपकी बेटी जिसको इतने नाजों से पाला, आप उसको ये आप उल्टा रुखसती के वक्त ये बोलें कि सुनो तुमसे ना संभाली गई तो मुझे वापस कर देना, तकलीफ ना देना, तुम्हारा दिल कभी भर जाए इससे तो मुझे वापस। हो रहा है ये सब कुछ, आपको लगता है दिखने लगा है अब। इनफैक्ट जो थोड़े से नंबर्स हैं वो इसी वजह से भी आए हैं कि अब ये होने लगा है कि पेरेंट्स आर स्टैंडिंग अप कि नहीं, हमारी बेटी अब्यूजिव मैरिज में नहीं रहेगी, हमारी बेटी किसी ऐसे के साथ नहीं रहेगी जिसको बुरी लतें लगी हुई हैं, प्रॉब्लम्स हैं।
और अब्यूजर है, अब पेरेंट्स उठ के ज्यादा आते हैं कि नहीं, वी आर हियर टू सपोर्ट। तो इसका मतलब है कि चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मतलब वी कैन से दैट। इसको बेहतरी इसलिए कह सकते हैं, इन अ फॉर्म देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। बेहतरी इसलिए कि पेरेंट्स आर मोर प्रोटेक्टिव, ठीक है, और बदतरी इसलिए कि बेटे क्या कर रहे हैं, वो जिधर शादी होके जा रही है उधर क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे ये अब समझ नहीं आ रहा ना। आई थिंक यू टुक आउट सम नंबर्स, राइट? सो यू टॉकिंग अबाउट 300 डिवोर्स केसेस जो रोजाना रजिस्टर हो रहे हैं इस्लामाबाद कोर्ट में, सिर्फ इस्लामाबाद, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। 300 केसेस, और उसमें ज्यादातर अब्यूजिव है कि वो किसी वजह से धोखा दे के शादी की थी और बाद में पता चला इसका ये निकला, ये प्रॉब्लम निकली। सोशल मीडिया की कुछ ऐसी एडिक्शंस थी जो कि जिससे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, या फिर फाइनेंशियल अब्यूजर है, शादी इसलिए की है कि पेरेंट्स से पैसे वो कर सके ससुरालियों से, और फिर फिजिकल अब्यूज को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। मतलब सारे लिटरली जब यू लुक एट द डिटेल्स ऑफ दोस केसेस, उसमें मेजॉरिटी वो जैसे फिजिकल अब्यूज किया गया। तो यहाँ क्या मसला हो गया है? मतलब वहाँ अगर बेटी दे रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जिन्होंने बेटी दी थी उनके घर में बेटा है, तो यू नो मतलब ये दोनों तरफ का चल रहा है। द डिफरेंस ना देन कि व्हाट हैज हैपेंड। सो देयर इज एन एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, और लड़कों का ये हुआ था कि तो पल जाएगा, ये तो इसीलिए फिर ये सब कुछ चल रहा है। और दूसरी चीज के लड़का अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ये मैं आज भी सुनती हूँ कहीं ना कहीं, इसकी शादी करा दो, है ना, ठीक हो जाएगा शादी के बाद, ये शादी करा दो, इसमें जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक हो जाएगा। कैसी बात है यार? वो बच्चा 25 साल संभल नहीं सका, और आप उसको किसी एक नई के हवाले कर रहे हो, जो कि माँ भी नहीं है, वो बच्ची है, एक लड़की है जो जिंदगी एक नई एक्सप्लोर करेगी, वो उसको ठीक करेगी, मतलब उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि वो करेगी। तो ये एक अजीब नॉनसेंस सी एक चीज है जिसको आपको, और ये कहीं ना कहीं आपकी परवरिश से ही लिंक हो रही है ना। मतलब आप देखें, आपकी वो जो हम हमेशा कहते हैं ना कि आपके ट्रॉमाज होते हैं कहीं बचपन के, कुछ चीजें होती हैं जो आपको सिखाई गई होती हैं, जो आपने सीख ली होती हैं, वो कहीं आगे जाके निकल रही होती है। तो ये वही है ना, देखें, एक तो बातें होती हैं, एक आपने अपने घर में क्या देखा, क्या वही वो जो आपने देखा होता है, वो चाहे आपने बचपन में देखा हो दादा दादी का दैट, या आपने अभी जवानी, वो चीज आप रेप्लिकेट कर रहे होते हो ना। तो अब जो मैं देखती हूँ कि आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स ऑफ माय सर्कल एंड ऑल, जिनको मैं देखती हूँ डेलिबरेट डिसीजन लेते हैं, जान के लेते हैं डिसीजंस कि नहीं ये मेरे साथ हुआ था, मैं नहीं करूंगी। मेरी अपनी बेटी जो है, मेरा बेटा बड़ा है, उसके बाद बेटी है, और मुझे याद है बेटा मेरा 8, 9, 10 साल हुआ, मुझे फील ही नहीं हुआ। बेटी मेरी जैसी उस एज पे आई है, मैंने कहा नहीं ज़हरा सीधी बैठो, ज़हरा ऐसे नहीं करो, बाल अपने सही रखा करो। अच्छा, ये मैंने जब नोट किया, फिर मैंने अपने आप को रोका, तो अब मैं फिर भी कर जाती हूँ, मतलब 10 में से 3 बार मैं कर जाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं अपने आप को रोकूं कि मैं क्यों ये कर रही हूँ। और जब मैं इसको कहूंगी, अब मैंने क्या किया, अगर मैंने ज़हरा को कह भी दिया तो मोहम्मद तुम क्यों नहीं सीधे बैठे हुए, तो मुझे मैं अब डेलिबरेटली उस बेचारे को थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ रहा है, मैं दोनों को कह रही हूँ। फिर या तो मैं सारे बच्चों को साथ कहूंगी, तो रूम में अगर कज़न्स भी आए हैं तो मैं सबको एक साथ बोलूंगी। फिर तो अब मुझे होती है मैं डेलिबरेट एफर्ट डाल रही हूँ कि वो ना फील करे कि मैं, मतलब मेरे ऊपर प्रेशर, व्हिच इज गुड। और ये मैंने देखा है ना, ये और बहुत सारे लोगों में भी मैंने देखा, और वो ये टेक केयर कर रहे हैं, दे मेकिंग श्योर कि आप देखें, आप कहीं पे आप खाने पे जाएं विद यंग पेरेंट्स, आप नोट करेंगी कि अगर कुछ उठ रहा है एक बच्चा, तो तुमने दोनों बच्चे उठ के उठा रहे हैं, बेटी भी उठा रही है, वो भी कर रहे हैं, वो भी साथ दे रहे हैं, किचन से ला रहे हैं। और कहीं पे मतलब अब मैं कम देख रही हूँ कि लड़का जो है वो प्ले स्टेशन लेके बैठा है, लड़की किचन में, अब ये कम होता जा रहा है। सो साइकिल हैज टू ब्रेक समवेयर। हाँ, और पता है मुझे ऐसा लगता है कि आपके फादर जो होते हैं ना, वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं इस सब में, बिकॉज मैंने आई हैव सीन माय फादर माय होल लाइफ कि वो ना और तो कुछ नहीं करते थे काम, लेकिन खाना बड़ा उनको पकाने का शौक था हमेशा से ना, तो वो मामा की ना खाना पकाने में हेल्प करते थे हमेशा से, और वो अभी तक भी ना, मतलब कभी कभार इट्स लाइक कि वो बाबा का खाना बनाने वाला डे होता है तो वो बना रहे थे। इसकी वजह से मेरा जो छोटा भाई है वो भी बहुत अच्छा कुक करता है, फिर उसने सीखा कि मतलब मुझे लगता है देख के फिर ना माय फादर वाज लाइक दैट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मेरे भी जब इसी तरह हुआ है कि हस्बैंड को बहुत शौक है, वो बनाते बड़ा अच्छा है। अच्छा क्या करूं, ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, बहुत, इसलिए मैं कम बनवाती हूँ, मेरी क्लास हो जाती है फिर कि यार वो उस दिन कढ़ाई थी और आज कढ़ाई में फर्क हो गया, कम बनाए। अच्छा, बिकॉज दे सी हिम मेकिंग ब्रेकफास्ट एट टाइम्स, तो बेटे को मेरे जब वो खड़ा होता है वो करना चाहता है, उसको नॉर्मल लगता होगा ना ये सब। हाँ,
और जबकि मेस करता है, लेकिन ये कि उसको हो दिल करता है मैं अंडे तोड़ूं, अच्छा बेटी भी इसी तरह आएगी। और बेटियां तो इतना कॉपी करती हैं बाबा को अपना, क्योंकि उनके अंदर ना खास हिस्स पैदा हो जाती है कि मेरा जो फ्यूचर हो वो ऐसा हो। सो यू नो, एंड व्हेनेवर, और मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स को एक रियलिटी चेक बच्चों के साथ करना चाहिए बैठ के ना, कि व्हाट डू यू थिंक, अगर लाइफ में कुछ ऐसा हो तो कैसा हो। तो इफ दे डोंट से देयर फादर्स नेम और किसी एक्टर का नाम ले रहे हैं, देन चेक योर हाउस। क्योंकि आप देखिए ये भी ऋतिक जैसा हो तो इसके जैसा, और नहीं भाई क्यों इनको क्यों नहीं, ये हीरो क्यों नहीं लग रहा। और अगर इफ इट इज समथिंग दैट द फादर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, देन आप हेल्थ का ख्याल करें। आपको हीरो होना चाहिए, आप रोल मॉडल होने चाहिए, आप रोल मॉडल हो, हेल्थ वाइज, एटीट्यूड वाइज, कम्युनिकेशन, मोहब्बत क्या होती है घर में, ये बाप करता है। मदर्स दे कैन, देखें आप उसको दें और फिर आप घर में जादू देखें कैसे वो करती है, आप उसको थोड़ा सा तो दे के देखें। लेकिन अगर आप घर में घुसते ही रूड से हैं, ये बैग फेंक दिया उठा के, चाय नहीं आई मेरी अभी तक, जरा सा भी ऐसी कोई हरकत किया आपने, तो बच्चे वो आप देखें घर का माहौल ही बिगड़ खराब हो जाता है। बिल्कुल सही, आपने शुरू में बात की ना कि आप कुछ दोगे तो वो कुछ देगी। एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा तो दे के देखें और आप उसको इज्जत दें, बच्चों के सामने शो करें कि शी इज इम्पोर्टेंट। ऐसा ही है, तो आप देखें बच्चों में वो चीज़ जो है कितनी इफेक्टिव होती है। सो अब अपब्रिंगिंग से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलें तो वही एजुकेशन की बात आ जाती है। सो एजुकेशन, अभी आप जैसे बात की कि अब लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, एम्पावर करना शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं पे भी ना इरम हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि करियर काउंसलिंग नहीं की जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना ही की जाती थी, अब शायद थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन पहले कभी नहीं देखा कि अब सिंस लड़कियों को वैसे ही नहीं पता होता था कि यार हम क्या करियर चूज़ करें, सिर्फ दो ही थे, या डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं आप बन सकते। इंजीनियरिंग बहुत अरसे बाद आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डॉक्टर और टीचर ये दो ही प्रोफेशंस थे फॉर वुमेन, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है, या घर में बच्चे पालोगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लड़कों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस थी जो कि अभी भी हैं, बट मैं बात क्या कही थी, क्वेश्चन में ही घूम जाता है कभी कभी। हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन ना, तो वो करियर वाली चीज़ें आपको क्या लगता है कि अब वो कितनी क्लियर होती जा रही हैं कि लड़कियों को भी पता है कि उनकी भी प्रोफेशंस हैं, लड़कों को भी पता है, एंड दे आर इक्वल, दे आर लाइक ट्रीटिंग इक्वल एक्चुअली। नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत इक्वल हो गया है, और जितना कन्फ्यूजन लड़कियों को है उतना कन्फ्यूजन लड़कों को भी है। अब वो टाइम आ चुका है। और कैरियर काउंसलर की आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए वही बात हो गई कि जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है उसने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया। बिल्कुल। जो मार्केटिंग पढ़ा रहा है उसका सोशल मीडिया देख लें आप, मतलब उन्होंने कभी मार्केटिंग नहीं की होती, किसी कंपनी के लिए कुछ नहीं पता होता। कैरियर काउंसलर्स आप देखें उसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। हाँ, होते हैं। उन्हें क्या पता क्या चल रहा है। कैरियर काउंसलर्स असल में आपके पास, जैसे हम लोग जो काम करते हैं, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम जब कैरियर काउंसलिंग करते हैं, वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। आपको चाहिए आपके मेंटर्स आप ढूंढे बाहर, आप एक मैसेज डाल दें, मलिहा को डालें मैसेज और पूछे मलिहा मैं पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, मैं होस्ट बनना चाहती हूँ आपकी तरह, मैं क्या पढ़ाई करूँ, मैं ना कौन सी एजुकेशन में, जर्नलिज्म लूँ या मैं मीडिया लूँ, या मैं, आप पूछो ना। अब तो कितना आसान है, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मैसेज करके आप एक फैन मैसेज भेजो वो वाला कि मुझे गाइडेंस चाहिए, बहुत खूबसूरत लग रही है, उसके अलावा भी तो कुछ लिखे बहुत प्यारी है, यही लिखा होता है ना, आप बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। वो तो प्यारा तो इंसान सबको प्यारा लगेगा ना, फिर कुछ बात दिल भी करता है कि यार मेरी किसी बात का कसर हो, प्रोडक्टिविटी ना। अगर कोई ऐसा बच्चा जो है यहाँ पे आ जाए, मुझे मैम आपकी तरह बनना है, आप उसके साथ 10-15 मिनट बैठ के उसका स्केच कराएंगी। ये पढ़ो, तुम बैचलर्स इसमें करो, फिर तुम इंटर्नशिप के लिए इस चैनल पे जाओ, तुम इधर जाओ, तुम ये करो, आपका दिल करेगा करने को भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस किया है ना सब कुछ। कैरियर काउंसलर उधर ही बैठा है, वो उसी यूनिवर्सिटी में सुबह आके 4 बजे जाता है या जाती हैं, उनका एक्सपोजर उतना ही है। या तो कैरियर काउंसलर का रोल ऐसा हो, जो कि अब बहुत सी जगहों पर स्टार्ट करना शुरू कर दिया, कि वो इंडस्ट्री विजिट्स करते हैं। ठीक है, कि वो जाते हैं, कुछ टाइम आपका टेलको में बैठे, कुछ टाइम बैंक में बैठे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, वहाँ के एचआर से जाके बातें की, किस तरह के इंटर्न्स चाहिए हम अपने बच्चों को कराना। लेकिन ये मेहनत है ना, नहीं कोई भी नहीं करता, मेहनत है, बहुत ही कम लोग इस चीज़ के अंदर स्टेप इन करते हैं, और बड़े पैशनेट हों अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके ना, या कॉलेज के या स्कूल के बच्चों को भी लेके, तो आप देखिए नहीं करते। तो आप पेरेंट्स को इसलिए चाहिए कि आप ऐसे इदारों के साथ, जैसे CLP है, AVA है, कैरियर लॉन्च पैड है, इनके साथ कनेक्ट करें। इनके फ्री काउंसलिंग करते हैं, लिटरली फ्री सेमिनार्स कर रहे होते हैं हेल्प करने के लिए कि बच्चा क्या पढ़े, क्या करे। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये जिंदगी शेप करता है। लड़के भी कंफ्यूज है मलिहा, लड़कियां भी हैं, बिल्कुल इसमें दोनों हो गई हैं। इनफैक्ट लड़कियों के लिए फायदा ये हो गया, जो कि ऑन रिकॉर्ड कहूंगी, लड़कियां जब इंजीनियरिंग में आ रही हैं, एरोनॉटिक्स में आ रही हैं, या इवन ऑटोमोबाइल की तरफ जा रही हैं, तो लड़कियों को ज्यादा एक एज मिल रहा है, क्योंकि लड़कियां कम होती हैं। अब उनको चाहिए यार इस फील्ड में ना थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए,
तो लड़कियों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। अब लड़कों के साथ चैलेंज ये आ गया कि उनके लिए ऑल अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। अब एआई में क्या करें, एआई का क्या रह गया है, वो परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग इज़ फॉर एवरीवन नाउ। तो मतलब ये कि अब नॉर्मल होती जा रही है ये चीज़ें, पहले तो नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले तो हम लोगों ने हम अपने ज़माने में, मैं अपने ही टाइम की बात कर लेती हूँ कि उस वक्त हम लोगों ने खुद ही बस चूज़ कर लिया, हाँ आप क्यों बने हुई है, क्योंकि बस दिल करता था ये बनने का ना। समझ कुछ नहीं है। ज़्यादातर मैं जो आज भी जब एक उस पर पिच पे थी आज, तो वहाँ मुझे पता चला कि कितने सारों के तो पेरेंट्स ने कह दिया था तुमने इंजीनियरिंग करनी है, तुमने इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन आप ये देखें ना, मेरा जवाब, हम लोगों का जवाब क्या था, क्योंकि बस दिल करता था। मतलब ये मुझे लगता है करियर आपका दिल से कोई ताल्लुक नहीं है, करियर इज ऑल प्रोफेशनल थिंग्स ना, आपको किसमें ग्रोथ नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक? आई माइट बी रॉन्ग एज वेल। आपने देखें सेलेक्ट कर लिया एक कोई फील्ड सेलेक्ट कर लिया आज से 3 साल पहले, अब 2 साल से एआई आ गया, ठीक है, बहुत सारी चेंजेस आ गई और आपको ये फील होना शुरू हो गया कि मेरी फील्ड तो थोड़ी सी खतरे में है। द बेस्ट थिंग इज़ दैट आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें, क्योंकि डिग्री एक हाथ में आ जाए। 2 साल लगा दिए आपने, 3 साल लगा दिए हैं, ठीक है, उसके बाद आप कोर्सेज उठाएं, स्किल्स के कोर्सेज उठाएं। हाँ, एजुकेशन और स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट ना, इसका दोनों ज़रूरी है, ठीक है, दोनों। अब अभी तक तो दोनों ज़रूरी हैं। आज की डेट में अगर आप पूछें, आपको जॉब, अच्छी जॉब और चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आपकी ग्रेजुएशन दिखाई दे रही हो या दिख रहा हो कि आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, पढ़े लिखे तो होना एटलीस्ट आप। क्योंकि देखें, आपको लोग क्या गलत समझते हैं, आपकी जो 14 इयर्स की एजुकेशन है वो आपकी जो स्कूल है या आपका जो 17 ईयर्स 16 ईयर्स जो भी आपका बनता है, वो ये दिखाता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कमिट करने की, ठीक है, कमिटेड, ठीक है। लेकिन जो उसी को बीच में छोड़ देता है, या तो वही बात है कि आप एलॉन मस्क और बिल गेट्स और ये सारे हों कि बीच में छोड़ दिया और फिर उसके बाद एलॉन मस्क बन गए, लेकिन उसके बाद वो फिर आए कि आपको पता है उसने फिर मास्टर्स भी किया, बैचलर्स भी किया। लोग क्या कहते हैं, एलॉन मस्क ड्रॉप आउट था, ये वापस आए, इन्होंने पढ़ा है, ये भी अपनी फील्ड में पढ़ा है। तो ये कोई नहीं बताता ड्रॉप आउट होना। आप ड्रॉप आउट करते हो, आप बताओ आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं, बिजनेस उनका चल रहा है, वहाँ पे रोल आपको मिल जाएगा, जाओ 100 बिस्मिल्लाह। थोड़े टाइम में आपको खुद फील होगा कि भाई मुझे गैप लग रहा है, मैं पढ़ और अच्छी बात है। इसलिए मैं कहती हूँ मास्टर्स के लिए आप पहले बैचलर्स करें, जॉब करें, अपनी नीश निकालें, फिर मास्टर्स करें, वेट करके मास्टर्स करें। मास्टर्स फिर उस चीज में करें जो आप कहें कि यार मुझे इसमें पढ़ना है और ये मुझे मजा आ गया है, मुझे मीडिया अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे एआई में करना है मास्टर, मतलब तब आप करें। एकदम से इसलिए ना करें कि पूरी बस लाइफ चल रही है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप ये देखें कि अगर वो नहीं चल रही डिग्री, आप चेंज कर लें, कोई बात नहीं, आप अपनी स्किल्स कर लें। आपके लिए नहीं चल रही है, हाँ, मतलब आपको फील हो गया ना कि मैंने गलत उठा लिया, 3 साल गुजार तो लीव इट एंड नहीं, आप लेकिन इसको छोड़े नहीं, डिग्री फिनिश करें, कंप्लीट करें और आप कोर्सेज उस चीज में करें जिसमें आपको शौक है, ठीक है, आप फिर कोर्सेज उठाएं, फिर आप इंटर्नशिप्स को लें कि कोर्सेज अब आ गए हैं। यस, आप इंटर्नशिप्स लें, डिप्लोमाज आ गए हैं अब तो, इतनी बड़े आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो हैं, स्टैनफोर्ड और ये सारे, इनके आप देखें तो उनके शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, तो आप वहाँ से उठा लें, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से उठा लें, इन जगहों से उठा लें कि नहीं मैंने इंजीनियरिंग ले ली थी लेकिन मुझे बिजनेस अच्छा लगा, वहाँ से कोर्स आप 6 मंथ्स का उठा लें। तो आप अपनी फील्ड बदल सकते हैं। अब बहुत ही मिक्स हो गया है, अब कंपनियां भी इस चीज़ को समझती हैं, दे अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइजेशंस हैव दैट नॉलेज कि भाई कोविड आया था, उसके बाद हर चीज जो है वो ट्रिपल अप हो गई है, तो लोगों ने जो है मल्टीपल वो किया। डॉक्टर्स हैं मलिया जिन्होंने एमबीबीएस किया था और उसके बाद वो कंप्यूटर में चले गए, अमेज़न के बिजनेस में चले गए, मशहूर हमारे, मतलब लोगों ने चेंज किया है देखते हुए कि रिक्वायरमेंट क्या थी, लेकिन रिक्वायरमेंट है अपना इंटरेस्ट में भी, जिद ना बनाए कि नहीं मैंने तो 4 साल पढ़ा है, मेरी क्या इज्जत रहेगी, नहीं, सो व्हाट। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मतलब वही वाली बात है कि लोगों की इतना प्रेशर होता है ना एट टाइम्स, अगर आपने कुछ चीज़ के ऊपर कुछ टाइम काम किया हो ना और फिर अगर आप स्विच करो तो लोग भी इतना आपको प्रेशराइज करते हैं कि ये बंदा किसी एक चीज़ में टिक ही नहीं सकता। मतलब हमने ये भी सुना है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, बट व्हाट आई बिलीव कि आजकल के लोग, आजकल के बच्चे या जो भी लोग हैं, मतलब जनरेशन, वो हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में अगर वो स्विच करता भी है तो दैट्स ओके, या फिर वाकई ये वाली चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को जाहिर करती है कि अगर आप स्विच कर रहे हो बार बार तो यू शुड बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। ठीक है, पैशन होना चाहिए, पसंद करना चाहिए, या फिर अगर नौकरी ऐसी है जो कि ड्रैगिंग है लेकिन पैसे अच्छे दे रही है तो मैं कर रहा हूँ, तो नौकरी को दिल से करो, ठीक है, अपना जो रिक्वायर्ड तुम्हारी डिस्क्रिप्शन है, और साथ में एक हॉबी रखो जो तुम्हें पसंद है, समथिंग दैट यू कम बैक टू होम फॉर, या समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू ऑन द वीकेंड। और जॉब जो है आपकी उस चीज़ को फंड करती है, वो कोई महंगा शौक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि जो भी काम करो, मैं तो कहती हूँ स्विचिंग करना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लंबा रहना भी,
पसंद होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। आजकल मैंने यही देखा है ना कि जॉब्स में हाँ जॉब्स पसंद भी नहीं है, ना कुछ करना पसंद है, ना ये है, तो भाई ये मसला आप में ये भी डिस्कस करते हैं, मतलब ये भी क्या बात है। हाँ, मतलब ये होना कि अच्छा जॉब पसंद नहीं है लेकिन यार मुझे हाइकिंग का बड़ा शौक है, और आपको पता है समिट्स पे जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप निकलो, आप 2 दिन निकल जाओ नॉर्थ की तरफ, वीकेंड का बड़ा इंतजार होता है। मुझे जॉब जिस तरह खत्म, मतलब लेकिन आप जॉब में वो दो जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, या आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दैट जो रोल है आपका वो आप करें, और बाकी साथ में एक हॉबी रख लें। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं। मैं खातून को जानती हूँ इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं, अच्छा, और उनको लगाना पसंद नहीं है। क्यों? कहती मेरे कमर में दर्द होता है, मुझे चिढ़ होती है। कहती जब लगा रही हो तो लोग कहते हैं ऐसे ना करे, इसको कॉपी करके, मुझे पसंद ही नहीं लगाना। मैं इतनी अच्छी लगाती हूँ, एंड शी इज नॉट पैशनेट अबाउट इट, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करती है, पैसे अच्छे आ जाते हैं, और उसका एक दूसरा शौक है वो उसको पूरा कर रही होती है। उसको डिजाइनिंग का बहुत शौक है कपड़ों का। अच्छा, okay. और इसलिए वो अच्छी मेहंदी लगा लेती है, तो वो वाला काम करती है, लेकिन इसको बस टाइम पास करती है। कहती बस आ जाता है, अब मैं क्लाइंट्स को मना नहीं करती, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो वहां से मैंने रियलाइज किया मेनी पीपल डू वर्क जो कि अल्लाह ताला की तरफ से वो बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, उनका दिल नहीं होता उसमें, तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि भाई पता नहीं मैं कैसे इसमें अच्छा हूँ, कि चलो होता है ना, जैसे अकाउंट्स में बहुत अच्छा हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन ये कि साथ में कोई ऐसी चीज रखते हैं जो उस चीज को फंड कर रही होती है। तो लेकिन आप करें, जिम्मेदारी से करें उस काम को, मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो एटलीस्ट जिम्मेदारी से करें, लगाएं अपना दिल से करें, मोहब्बत तो करें किसी चीज से, नहीं तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। काम भी आप कर रहे हैं तो इस तरह कर रहे हैं, ना कोई हॉबी रख रहे हैं, हॉबी भी कोई नहीं है, कोई शौक भी नहीं है, तो यू नीड टू रीलुक एट योर लाइफ। लेकिन अभी आपने बात की ना कि आप काम नहीं कर रहे, तो इसी से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन भी होगा कि अब इसीलिए आपने देखा होगा कि जॉब्स में इतने सारे लोग हैं जिनको फायर किया जा रहा है, ठीक है, इतने सारे लोग हैं जिनको मतलब निकाल देते हैं, ऑल्दो वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है, बट अच्छी जगह पे कर रहे होते हैं, बट स्टिल उनको निकाल दिया जाता है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ही है, आई एम श्योर। अच्छा, 40% ऑफ यूथ इज गेटिंग फायर्ड एवरी ईयर, फायर्ड, टर्मिनेटेड, ये नहीं रिडंडेंट। 40%, 60% लोग काम करते हुए रह जाते हैं। तो 40 क्योंकि उनके स्किल्स वो नहीं थे जो कि जब उनको रखा गया था दिखाई दिया होगा, या उम्मीद होगी कि सीख लेंगे, और वो नहीं कर सके। 90% आर अनएम्प्लॉयबल, वो इंटरव्यूज पास ही नहीं कर पाते, पहुंच ही नहीं पाते, स्किल्स वो दिखाते ही नहीं है। उनसे जब कोई सवाल किया जाता है, देखिए एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे लाजिम पूछते हैं, लाजिम पूछेंगे, ठीक है, अच्छा आपके साथ आपका बॉस ऐसा था या उसने ये कह दिया, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? वो जवाब ही नहीं दे पाते उस बात का, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते, तो बहुत सारे उसको ही नहीं क्लियर कर पाते। और आप सोचें 90% अनएम्प्लॉयबल है। हमारे हर साल 3 लाख से 5 लाख बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है हर साल, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग एवरी सिंगल ईयर। ये कहाँ जा रहा है बच्चा? हाँ, तो ये क्या हो रहा है इनका, राइट? इसीलिए सब बाहर भागने की कोशिशों में है। लेकिन मेरी एक बात सुने, सॉरी टू कट यू, आई एम रियली सॉरी, वो यहीं पे अपने आप को अगर प्रूफ नहीं कर पा रहे, और वो क्यों? क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे किन सवालों के? एजुकेशन रिलेटेड नहीं, स्किल्स, एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो बाहर जाके वो क्या करेंगे? बाहर तो एजुकेशन को वैसे ही कुछ नहीं समझा जाता। बाहर देखें, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम वुड जस्ट वांट टू रीच एनी कंट्री, कोई भी काम करने को तैयार है, क्योंकि जब कोई देसी मैनेजर बोलता है ना कि मेरी बात सुनो, तो वो बुरा लगता है, वही गोरा बोले तो अच्छा लगता है, अरबी बोले तो अच्छा लगता है, ये ना वो सुरीला रखता है जरा, वहाँ जलीला फील, यहाँ पर आपको बुरा लग जाता है। तो मतलब आपको कोई गाइड भी कर रहा होता है। मैंने बहुत अच्छे मैनेजर्स देखे हैं जो बिठा के काउंसलिंग कर रहे होते हैं, और उनको बुरा, मुझे टोक दिया उन्होंने ऐसे कह दिया, यूँ कह दिया, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। बहुत कम मैंने देखा है ऐसे यूथ को कि जो कि खुश है अपनी जॉब पे। हर कोई थोड़ी देर में ना अपनी जॉब की कोई बुराई कर रहा है, हाय फिर कह दिया मुझे काम करने के लिए, तुम्हारा तो काम है ये, काम अच्छा, करने तो आए हो, काम कर, जब देखो मुझे ये कहते भाई दैट्स योर रोल, दैट्स योर। तो हमें बड़ी वो होती है कि ये जो स्किल्स है ना, ये आप जब यूनिवर्सिटी में होते हैं उस वक्त डेवलप हो जानी चाहिए, नहीं करते ना, तो इसीलिए तो बाहर के प्रोग्राम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के करिकुलम्स को चाहिए वो ऐसा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सीखी ये बातें। नहीं, हमें अब हम जितना करीब से काम कर रहे हैं, हमारे जैसे और भी इदारे हैं माशाल्लाह, हमारा तो हर वक्त ही चल रहा होता है कि हम कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, यूथ के साथ भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें यही हम करते हैं कि हम इनको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जो है हमें ये कोर्सेज, हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको पता होना चाहिए पैसा कैसे हैंडल करना है, टैक्सेस का क्या होता है, सैलरियाँ जब मिलती हैं कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, नेगोशिएशंस कैसे करनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जीरो नेगोशिएशन स्किल्स। और आप सोचें, अब नेगोशिएशन तो छोड़ें आप, ये रियल किस्सा है कि 6 महीने के बाद अपने CEO के पास आए और उन्होंने कहा कि सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे ग्रोथ मिलती,
मेरी पोजीशन चेंज होती है, 6 महीने से मेरी पोजीशन चेंज 6 महीने। और उन्होंने कहा तुम यहाँ काम करते हो? Oh my God, उसको ये भी नहीं पता, देखा ही नहीं कभी, उसको पता ही नहीं है, और मतलब वो आता ही नहीं। अब तरीका क्या होना चाहिए आता है पता नहीं सर, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैं 6 महीने से स्टैटिक रोल पे हूँ, हाँ, मैं और कर सकता हूँ, हाँ, आप मुझे 2 महीना दें, मैं हाँ, ये 4 टास्क करके दिखाऊंगा, और या फिर इसमें आप चेंजेस करें और मुझे आप टाइमलाइन दें, और फिर मुझे आप प्रमोशन देंगे। इस म्यूजिक 2 years कि कोई आके कह रहा है मुझे चैलेंज करो, ना कि ज्यादातर यूं आ रहे होते हैं कि मेरा काम बहुत है, काम कम करें। मतलब वो मुझे ये होता है कि यार वो जानते तक नहीं है, आपको विजिबिलिटी नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत वीक है। आपको जब कहते हैं कि मेरे बारे में, अपने बारे में कुछ बताओ, मलिया मेरे पास आई, उन्होंने रखा, मैं अच्छा मलिया क्या हाल है, ठीक ठाक हो मलिया? हाँ ठीक हो। अच्छा मलिया अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मलिहा है, शुरू इसी से होगा। अरे भाई 4 बार तुम्हारा नाम ले दिया तुमने, शुरू जो है ना कौमी तराने की तरह किया है कि मेरा नाम मलिहा है, मैं 24 साल की हूँ, मैं यूँ, मतलब भाई ये तो लिखा है। यू शुड शो एट दैट टाइम के मतलब आई वाज बोर्न हियर, अच्छा मैं जो हूँ सबसे छोटी हूँ, तो मैं थोड़ी सी जो हूँ इस तरह मुझे उन्होंने यू नो आई ऑलवेज लव, और यू स्टार्ट विद यू नो व्हाट, आई लव कार्स, आई लव हॉर्स राइडिंग। मतलब कोई ऐसी चीज करो कि वो यूं सोचे कि ये अलग है, इसने अलग तरीके से किया है। आप वो नॉर्मल क्यों बन रहे हो? जो मार्केट में सारी लॉट है, तो वो जो देखिए जो 10% हायर हो रहे हैं या जिनको मिल रही है अपॉर्चुनिटीज, हमारे माशाल्लाह प्रोग्राम से CLP से 127% का सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट क्यों है 127%? कुछ बच्चों के पास 2 जॉब्स ऑफर आई है, इसलिए हम 100 सरपास कर गए हैं कि इतना उनके अंदर वो स्किल्स आ गई हैं कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि ये किधर से अलग आ गया, क्योंकि जो 100 बच्चा उन्होंने देखा वो एक जैसा देखा, क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वही चीज़ सिखाई जा रही है, इंटरव्यू स्किल नहीं सिखाए जाते। अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ दे कॉन्टैक्ट अस के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स, 4th ईयर के स्टूडेंट्स को आप इंटरव्यू स्किल्स बताएं, हार्ड क्वेश्चंस आंसर्स करना बताएं, उनको ना पिच कैसे करते हैं ये बताएं। तो अब जो है वो हम क्योंकि जाके अवेयरनेस दे रहे हैं, मार्केट में एक इतना गैप आ गया है, तो अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गई है, विच इज़ अमेजिंग। एंड मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में दिया है एक बच्चियों का, गर्ल्स का स्कूल था कि वो पिच कैसे करें, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि यू नो दे आस्क्ड फॉर दिस कि ना हमारी लड़कियां जो है ना उनको पिचिंग करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें कि भाई पढ़ाई का स्ट्रेस या रिजल्ट जब आ रहा होता है तो उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वो कैसे इस चीज़ को समझे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती, तो वो जो बच्चे जो बिल्कुल टॉप पोजीशंस लाते हैं, अगर उसमें से ज़रा सा भी नीचे हो जाएं तो उनके अंदर वो डिप्रेशन के वो दिखना शुरू हो जाते हैं। साइंस पेरेंट्स जो है उनके बड़े सख्त होते हैं, तो हम पेरेंट्स के साथ भी बात करें, तो मतलब इस तरह की चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, गैप बहुत ज़्यादा है, 6 महीना लग जाता है बात समझने में, अंदाजा लगाएं बेसिक बात को समझने में 6 महीना लग जाता है। दिस इज समथिंग जो अब आप ये नंबर्स देख के ना जाग जाना चाहिए। पहले AI आ गया है, आपकी वैसी जॉब्स कट हो गई हैं, 90% आपने कहा है कि अनएम्प्लॉयबल है, आप सोचिए। और ट्रिब्यून का नंबर दिया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का, मतलब सिर्फ 10% तो कुछ भी नहीं है, मतलब अनएम्प्लॉयबल जो इनको रख रहे होते हैं ना, वो मजबूरन रख रहे होते हैं, जैसे किसी ऐसे रोल पे जहाँ दिमाग कुछ करने के लिए चाहिए तो है ना, दिमाग ना यूज, यार इस इलाके में कोई मिल नहीं रहा तो उसको रखो, लेकिन फिर वो वही जो दूसरा नंबर है कि पहले साल में फायर हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो है आपको प्रॉब्लम आई, आपको आता ही नहीं कि एक प्रॉब्लम लेके बॉस के पास कैसे जाना है, मतलब तरीके से जाना है। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगी ना मलिहा कि यार ये मतलब हर दफ़ा मैं चाय मांग रही हूँ, मैं उसको बता चुकी हूँ, वो चीनी डाल डाल के लेकर आ रहा है, मुझे डायबिटीज़ है, तो अब मैं कैसे अपने बॉस को बोलूँ, छोटी मतलब है नहीं रोल ऐसा, लेकिन ये कि मैं कैसे बोलूँ, तो मलिहा आपने चाय पी है, कैसी है, अच्छी है, आप चीनी लेती हैं? हाँ मैं चीनी लेती हूँ। अच्छा मैं चीनी लेती क्यों? आप बॉस पूछे मुझे डायबिटीज़ हो गया, हाँ करो, तो तुम्हारी चाय सही बनती है? नहीं चीनी आ जाती है रोजाना, लेकिन मैं पी लेती हूँ। नहीं क्यों चीनी पीने की जरूरत है, मना कर दो उससे कुछ। हाँ, यू नो व्हाई डोंट यू बिकम दैट कन्वर्सेशन जहाँ पे इस तरह हो कि नहीं अच्छा मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अभी हमने बड़ा है अजीब सा बोली एग्जांपल, लेकिन ये कि देखो वो इस तरह हो कि आप बात तो कर सको तरीके से। आपको आता ही नहीं, बॉस के पास जा रही मैं रिजाइन कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि चीनी वाली चाय मिलती है यहाँ पे। भाई बताती तो सही क्या मसला था, कुछ तो कहती, हम कुछ तो हल्के, वो होता है ना कहना क्या चाहते हो, बताओ सीधा पहले बताओ तो सही। वो भी नहीं हो सकता, आप एकदम से रेजिग्नेशन पे आ जाते हैं और आपको लगता है, आपको अनफॉर्चुनेटली लगता है आप नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा, आपकी एक पोजीशन के पीछे 100 बंदा वेट कर रहा है। तो ये आप रियलाइज ही नहीं करते कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि आपको नौकरी जो है मिली है, बिल्कुल आप परफॉर्म करें उस पे, बिल्कुल खुशी से परफॉर्म करें, अपने आप को खुश रखें कि अल्लाह का शुक्र है, ब्लेस्ड ना, यू शुड फील ब्लेस्ड मैं कहती हूं, एंड यू शुड बी आल्सो थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस जो ये इंटर्न्स का रोल
रोल खोल रहे होते हैं, ट्रेनीज का रोल खोल रहे होते हैं कि भाई आए हमारे पास सीख के जाओ, कम से कम अपनी छुट्टियां ज़ाया ना करो, ये सब ना करो। उस अपॉर्चुनिटी को भी यूज़ बहुत सारे बच्चे नहीं करते, कैफे में बैठे होंगे। अब ये सारे अनएम्प्लॉयड जितने भी लोग हैं ना, अब क्या होता है, इनकी हो जाती है शादियाँ, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, अंदाजा लगाएं। पहले ही कुछ नहीं करते थे, ना कुछ करने का दिल था, 90% तो वैसे ही ख्वार हो रहे थे, और अब इनकी शादी कर दी पकड़ा के। क्योंकि माँ बाप बेचारे से कुछ नहीं हो रहा। तो हाँ, कुछ नहीं हो रहा, तो चलो शादी कर। अब क्या होगा, मतलब आप सोचे ना, इतना ट्रॉमेटाइज आपकी सोसाइटी हो चुकी है, जिससे कुछ नहीं हो रहा, उससे शादी हो जाएगी। हालांकि शादी एंटायरली एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, मैं कहती हूँ। तो वो कैसे अब फिर मैनेज होगा यार? और शादी क्यों हो गई? कुछ कभी कभार तो फैमिली ने जाहिर सी बातें कर दी, कभी कभार लोगों ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को देख के कि यार ये शादी वाली जो चीजें चल रही है ना, आते बड़ा मजा आता है यार, ये कोई ऐसा लड्डू ये कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज है, ये कर लेते हैं। अच्छा, तो ये अब क्या है फिर? द प्रॉब्लम इज के देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स के। एक तो जल्दी कर दें ताकि लाइफ समझ आ जाए, उसमें पेरेंट्स जो हैं पीछे बैक पे होते हैं कि भाई ये इकट्ठे पढ़ लेंगे, इकट्ठे इनको वो करा देंगे। आई एम नॉट वेरी फेवर ऑफ दैट। मेरा तो ख्याल ये है कि आपका लाइफ पार्टनर आप सोच समझ के सेलेक्ट करें। इवन अगर रिश्ता आता है तो लड़की और लड़के के बीच में, मतलब मैं ये नहीं कहती कि डेट्स वो करें, लेकिन इतनी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, या फैमिली की इतना ज़्यादा मिलना चाहिए आपस में कि जैसे हर महीने मिल रहे हों, ईद पे मिल लिए, फिर कहीं पे किसी की बर्थडे है उस पे मिल लिया, बार बार उनसे मिले। अब ये क्या कहते हैं, ज़्यादा मिलो नहीं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसी गड़बड़ का तो इंतज़ार है, उसी गड़बड़ का इंतज़ार है कि किसी के हाथ से कुछ गिरे, किसी के हाथ से कुछ गिरे तो आप देखो उसका रिएक्शन क्या था। कहीं पे जो है वो बिल बनाते हुए ज़्यादा आ गया तो उसने कैसे बिहेव किया, गाड़ी ज़रा सी लग गई तो उसने क्या किया, या गाड़ी रोड खाली था तो किस तरह चलाई, मतलब अपने से बड़ी गाड़ी देख के उसकी कैसी एटीट्यूड था, अपनी सी छोटी देख के कैसा था। ये आप टाइम स्पेंड करेंगे एज फैमिलीज तो आपको दिखाई देगा। इसीलिए जब रेफरेंस चेक लेते हैं तो यूजुअली हम ये नहीं कहते कि यार उसको आप जानने वाला है आपका, हम ये कहते हैं उसके साथ कोई पला बड़ा उससे बताएं, कोई क्लासमेट हो उसका, या वर्क प्लेस पे बराबर वाली टेबल पे बैठता हो, क्योंकि वो आपकी आदतें ज्यादा जानता है ना, टाइम गुजारा है। आप हमेशा रेफरेंस चेक जब अपनी बेटियों के लिए करें, या इवन बेटों के लिए भी अगर करना चाहते हैं लड़कियों की, तो इट हैज़ टू बी समवन जिन्होंने उनके साथ या तो स्कूल में टाइम गुजारा हो, और अगर स्कूल के बहुत टाइम हो गया तो वर्क प्लेस पे गुजारा हो, यार उनके साथ थे। क्योंकि वो फिर आपको उठना बैठना, लंच पे जा रहे हैं, ऑफिस से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, तो आदतें पता चलती हैं। हफ्ता 2 हफ्ता लगता है, पता चल जाता है एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं कि नहीं, फौरन पता चल जाता है जरा से। उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक होती है कहीं। आपने देखा होगा कभी ग्लास गिरा तो एकदम से जोर से आवाज आ जाती है, ये क्या कर दिया, यूं कर दिया। ये आपके अंदर ये बचपन से आदत आ जाती है। जब आपने अपने बाप को देखा, उन्होंने अपने बाप को देखा, फिर आपके अंदर लड़कियों लड़कों में दोनों में आ जाती है। क्योंकि आपको आता यही है कि जब कोई एक्सीडेंट हो तो एक शोर मचता है, एक शोर होता है। आप देखिए ना वो लड़का क्या करता है, अपने हाथ से जान के कुछ कर दें, कुछ वैसे ही बैठे हुए कर दें, कुछ ऐसी चीज़ मंगवाएं जो कि लगे जैसे बहुत ही अनहेल्दी है। सी व्हाट ही सेज, ट्राई टू सी कि उस लड़का लड़की, अब तो मैं कहती हूँ दोनों की तरफ का ही है, लेकिन लड़कों का ज़्यादा है कि भाई व्हाट डू दे थिंक ऑफ बॉडी शेमिंग, व्हाट डू दे थिंक ऑफ बुलिंग। अपने छोटे कज़न से वो कैसे बिहेव करते हैं, अपने छोटे दोस्तों से, किसी छोटे से कैसे बिहेव करते हैं, अरे ओए यूँ बात करने का तरीका, ये सब मैटर करता है। और सबसे ज़्यादा तो इंसान पहचाना जाता है गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, वेरी मच, उसमें कंट्रोल ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो आपकी जो आदतें बनी होती हैं, अच्छा मोटर स्किल होती है, आप उसमें ज़्यादा सोच ही नहीं पाते। इट हैज़ टू गो ऑन योर, जैसे आपको बिल्कुल मोटर स्किल्स हैं, ठीक है, नेचुरली हो रहा होता है, और उसमें कोई कट मारे तो होती है। उसके बाद अगर कोई वही वाली चीज़ की अगर बड़ी गाड़ी आ गई, उसने लाइट मारा, आप निकल गए, छोटी गाड़ी लाइट मारी तो आप नहीं निकले। और उसके बाद अगर तो इससे आपके एटीट्यूड का अंदाजा होता है, एटीट्यूड का साफ पता चलता है गाड़ी चलाने से। अब ये सुन के ना सारे अब पुट ऑन कर लेंगे लेकिन ये नेचुरल, ये निकल आता है, ये निकल ही आता है। आप देखो कट मारो ना, जरा कुछ करो, एकदम से निकल बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे साथ तो अम्मी अब्बू बैठे हो, फिर मुझे अफसोस होती है। मैं खुद क्या सही करी, मैं खुद भी इमेजिन करी ना, तो मैं ऐसा हुआ है बहुत दफा, तो मैं कंट्रोल नहीं होता आपसे, नहीं होता। लेकिन उसमें आप ना उसकी वो देखें, वो क्लास करता है कि नहीं। हाँ, असल में कंट्रोल ना, फिर उसका मतलब क्लास उसकी कैसी, जिस तरह की देखिए गाड़ियों को लोग जज करते हैं। लोग अच्छा ये नहीं सोचेंगे कि यार वो अगर उसने छोटी गाड़ी रखी तो हो सकता है दूसरी बड़ी गाड़ी घर पे हो, ये उसकी बाजार की गाड़ी हो, लेकिन वो जज कर रहे होते हैं गाड़ियों को। इससे आप देखें कि क्या उसका ये तरीका है कि पैसा देख के दूसरे डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, किसी का कम देख के डिफरेंट तरीके से करता है। एक छोटी सी चीज के पीछे कितने सारे वो फ्लैग्स होते हैं इसके। अच्छा आपसे अगर उसका नंबर एक्सचेंज हो गया तो वो जॉब पे बैठा है, कितनी बार कॉल कर रहा है, तो जब वो आपको कॉल कर रहा है 10 बार तो काम कैसे कर रहा है?
अपने काम को लेके पैशनेट है कि नहीं। जो मर्द अपने काम को लेके दिल नहीं लगाता ना, क्योंकि देखिए काम ही वो चीज़ है जो उसके घर का रिस्क चलाती है। बिल्कुल, ठीक है, वो मेहनत करेगा तो घर में चेंजेस आएंगी, वो खुश रख सकता है, लेकिन वहीं पर उसका दिल नहीं लगता, वहीं पर उसके साथ ये सीन है कि अरे छोड़ो, मतलब बस मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, क्लॉक आउट कर दूँ, इसका मतलब वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। और जो इंसान अपनी उस रिस्क के साथ लॉयल नहीं है, तो हाँ, तो आप सोचो ना, जब मतलब आपके साथ लगा पड़ा है, हर थोड़ी देर में जो है मतलब पहुंच, एक तो होता है ना केयरिंग, एक डिफरेंट चीज होती है, एक शादी से पहले आपको दिख जाए कि जैसे पोजेसिवनेस एक ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब क्योंकि शायद कभी ही डिडंट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, तो उसको पता ही नहीं है ये कहीं और तो ना निकल जाए, तो कहीं यूं तो ना कर जाए, ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आपको उसके कुछ एटीट्यूड से दिखाई देगा, जो कि शादी के बाद अनफॉर्चुनेटली, जो मैं उसके बताई थी ना डिटेल्स देख रही थी डिवोर्स केसेस की, वो यही होते हैं कि एक कज़न का फ़ोन आ गया तो थप्पड़ मार दिया आपने, क्यों आ गया, इसका वो अपना अफेयर चल रहा है कज़न के साथ, जबकि आपको ये चीज़ पता है कि भाई वो पढ़ाई करी है उसने, कज़न्स के साथ उठना बैठना है, सारा कुछ है, और आपका जो है वो बर्दाश्त नहीं था, वो हाथ उठने पे बात इतनी बढ़ गई कि वो डिवोर्स तक आ गई कि भाई हाथ उठ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लड़कियों को क्यों फिर आजकल इतना ज़्यादा, मतलब इस डिवोर्स के पीछे ना लड़की, मैंने देखा है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ यू, हमेशा से है डिवोर्स, तो हमेशा स्टिग्मा लड़कियों का है, क्यों है औरत का ही। अगर आप देखें तो अगर जो बड़ी भी हमारी एजेस की जिनकी डिवोर्स है, पहले कम सुनाई देता था, इसने किया था, इसने किया होगा, इट्स ऑलवेज दैट, इट्स वेरी कॉमन। और हमारी जब भी कोई बुराइयां कहीं पे होती हैं, उसमें बहुत ही कॉमन है कि हम लड़की पे डालते हैं। बाय द वे ये सिर्फ मर्द नहीं करते, हम करते हैं। हाँ, मैं खुद एक इस पे शो पे थी BTV के, और हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, और कह रहे थे कि मतलब उनको जो है ना, मतलब वो इस तरह गलत वीडियोस बनाते हैं, गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं कह गई, मैंने कहा हाँ जैसे वो लड़की थी वो बनाती है, इस तरह करती है। तो मुझे सबीन ने फिर कहा, होस्ट ने, आपने भी लड़की की बात की है। मैंने कहा हाँ, मैं लड़की की बात कर गई, तो हम सब यही करते हैं। हमारी अपनी गलती है कि हमें डाला हुआ है कि किसी चीज़ को, अच्छी बुराई को देखने में हम लड़की से जज करते हैं। तो जब डिवोर्स हो जाता है तो हमें कहते हैं इसी की गलती है, इसी का मसला है, इसलिए लड़कों को फौरन दूसरी लड़की मिल जाती है, क्योंकि लड़कियां खुद भी लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं करती ना। अच्छा, एक और चीज़, अब लड़कों को फौरन दूसरी लड़की मिल जाती है ना, इसलिए भी लड़कियों को वो कहते हैं देखो ये लड़की, इसी में कोई मसला था, इसलिए ये अभी तक ऐसी रहेगी, उस लड़के में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, देखो उसने दोबारा शादी कर लिया। लेकिन होता मैंने देखा है दोनों तरफ से। हाँ जाहिर है ना, दोनों तरफ से जाहिर है। इधर से जो है मतलब या तो उनकी बस हो चुकी होती है चांसेस दे दे के, वो सुधर नहीं रहे होते, या दोनों तरफ से कुछ इस तरह का था। लेकिन इट्स वेरी अलार्मिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो तो खुला के जा रहे हैं। खुला के ज़्यादा केसेस है, लड़कियां मांग रही हैं, लड़कियां जो है उनको कोई राइट भी नहीं चाहिए, और उनको है कि सीधा बस हमें ये छोड़ना है, हाँ, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। यस, मैंने यही देखा है कि वो कहती है कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम सब रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस खुला दे दो, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि वी जस्ट नीड। और ये साल तो सबसे ज़्यादा ऐसा है कि जब ये एंड होगा, इसकी रिसर्च रिपोर्ट्स निकलेंगी, समझ आएंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ही अलार्मिंग है कि रोज़ाना के 300 केसेस अगर आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? कि मतलब यू नीड टू मेक अ डिसीजन सोच के, पहले डिसीजन ले, और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसको ओन करें। देखिए अगर कुछ हो भी रहा है, अगर आपकी कम्युनिकेशन उसमें नहीं हो पा रही है, आपका फेलियर है। आप शादी से पहले पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप कन्वर्सेशन करें, आप क्वेश्चन साफ पूछें। अच्छा मैं अगर पूछ लूँगी कि शादी के बाद जो है ना फाइनेंशियल्स कैसे होंगे हमारे, तो लगेगा मैं गोल्ड डिगर हूँ। नहीं भाई, दैट्स योर राइट, वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो पहला फैक्टर है। मेरी बड़ी अच्छी प्यारी वो कलीग रह चुकी है, उसकी शादी हुई थी कुछ साल पहले, और मैंने जब उससे पूछा ना कि सेटिंग क्या है तुम्हारी, कहती नहीं इतना बुरा लगता है ये सब पूछना। मैं कहा पागल ये पूछते हैं। हाँ। ये पूछा जाता है कि भाई मैं भी जॉब कर रही हूँ, आप भी जॉब कर रहे हैं, हम कैसे फाइनेंशियल्स अपने हैंडल करेंगे। हाँ, अच्छा शादी से पहले इस तरह की बात थी ना, हम इंशाल्लाह कभी बाहर जाएंगे। शादी के बाद पूछ रहे कहाँ जाना है, नहीं अभी नहीं जाएंगे। तो भाई उस वक्त जब बात की थी उस वक्त फाइनल बात करो, इमिग्रेशन करनी है, हाँ। इमिग्रेशन कनाडा जाना है, इधर जाना है। अच्छा फिर कैसे जाएंगे? हम ना अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपका हो चुका है, आपके अटेस्ट हो चुके हैं, मैं भी अपने करा के रखती हूँ क्योंकि उसको टाइम लगता है टेस्ट होने में। अच्छा अपॉइंटमेंट्स लेने में टाइम लगता है। तो मतलब ये नॉलेज होनी चाहिए, कन्वर्सेशन होनी चाहिए इन चीज़ों की। अच्छा वहाँ कौन रिश्तेदार रहता है, कैसे करेंगे, वहाँ के लिए कोर्सेज क्या करने, ये डिस्कशन नहीं। बेबी सो गया, बाबू उठ गया, खाना खाया, क्या खाया, लाडो मेरे पता नहीं क्या क्या लफ्ज पता नहीं बेब्स और सारे, ये बातें करवा लो। और फैक्टफुल बातें नहीं होती, आप साफ साफ पूछें घर में, क्योंकि शादी के बाद ये बातें खत्म हो जाती हैं। और असल में जो एक चीज़ जो लड़कों को करनी चाहिए, जो कि शुरू में अगर वो लड़के जो है शुरू के बच्चे
होते हैं जिनकी शादियाँ होनी है तो यूजुअली वो जॉइंट में ही होते हैं, पेरेंट्स के साथ ही होते हैं। इफ दे आर नॉट, अब तो भाई घर बनाना करना भी इतना मुश्किल हो गया कि अब क्या ब्लेम करें, तो उनके साथ ही होता है कि फिर आप ये बताएं मेरे घर में आदतें ये हैं, मेरे घर में उनको ये बुरा लगता है, उनको ये अच्छा लगता है, एटलीस्ट आप उनकी बुराई ना करें, आप ये कहें उनको ये बुरा लगता है। तो अगर तुमने कभी झूठ बोला उन्होंने पकड़ लिया ना तो उनकी नज़रों में गिर जाओगी। तो उनके साथ चाहे गलती हो लेकिन सच बोलो, अब्बू को मेरे ये पसंद है, मेरी बहन को ये पसंद है, मेरी बहन थोड़ी सी ना वो है फिनिकी सी होती है ना बहनें फिनिकी सी, हाँ थोड़ी सी मुझे लेके ना पॉजिटिव सी है, मैं एक ही भाई हूँ ना तो तुम थोड़ा सा यूं करना, हम कहीं बाहर जा रहे हो तो चुप, मतलब ये बातें क्यों नहीं करते पहले, ये तो नहीं करते ना, उठा के फेंक देते हैं। खुद ही एक्सपीरियंस करो, खुद ही हल करो, और वो सारे उसके साथ जो है ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, वो डिप्रेशन में, इसलिए फिर वो टूट जाती हैं बातें, नफरत हो जाती है अपने इन-लॉज से, रिश्तेदारों से नफरत हो जाती है, उस लड़के से नफरत हो जाती है जिससे इतनी शादी की होती है चाह करके। कोई भी लड़की कभी भी ये सोच के शादी नहीं करती मलीहा कि मैं जाके घर तोड़ूं। यस, हर लड़की ख्वाब लेकर आती है, अनफॉर्चुनेटली ससुराली जरूर ये सोच रहे होते हैं ये आके घर तोड़ेगी। हाँ, वो जरूर सोचते हैं। आप ये डिफरेंस है, इसीलिए वो बड़े स्केप्टिकल होते हैं, ये क्यों उठी जल्दी, ये क्यों चली गई, देखा सिर्फ उसका ले गई। और वो बेचारी जो है वो मैंने किसी लड़की को आज तक नहीं सुना मैं जाके घर बर्बाद करूं। नहीं, कभी भी नहीं। और मैंने ये जरूर सुना है कि वो तो बात तो पक्की हो गई है लेकिन बड़ी तेज है, तुम देखना क्या करेगी, शादी कर लेते हैं ऐसे में, राइट। ये समझना चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करें, उसको एक एनवायरनमेंट दें। आप अगर साथ नहीं रहते तो उस घर में ये दिखाइए एज लड़के की माँ कि सुनो मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसने कुछ किया तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी, और कान खींचें। हर किसी का एक रोल है जो कि उसको और करना मैंने माशाल्लाह ये तो नंबर्स पता है इस बात से कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाते हैं डिवोर्स वाले, लेकिन मैंने जो है देखा है कि मुझसे जो थोड़ी बड़ी बैचेस की थी जो अब लेकर आ गई हैं बहुएं, मैंने देखा उनकी दोस्तियां हैं अपनी बहुओं के साथ, बेटे की वो कान खींचती हैं। और फिर मैंने My mother is like that. या माशाल्लाह मैंने ना वो वीडियो देखी है कि उसने यूके से फ़ोन किया अपनी सास को पाकिस्तान में और रोने लगी, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके जो गालियाँ दी उसको, तूने क्या किया मेरी बेटी के साथ। So my mother, मेरी भाभी लाहौर में होते हैं वो लोग ना, मेरे भाई वगैरह, तो वो वहाँ से कॉल करके मामा को शिकायत लगा रही होती है, उसके मामा उसको डांट रही होती है, मैंने कहा गुड जॉब, यही अच्छा करते हैं आप। दोस्ती होनी चाहिए, आप उसको ये दिखाएं मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज मेन दे कुड गेट, दिमाग भी चेंज हो सकता है, डिप्रेशन में एक तरीके से बिहेव कर सकते हैं, हो सकता है, एग्रेशन में हो जाता है। आप सोचें ऑफिस में आपको क्या पता, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, कोई बॉस चेंज हो जाए, वो पागल बॉस, टॉक्सिक मैनेजर्स होते हैं, वो किस चीज़ को बर्दाश्त करके आता है। लड़की को ये पता होना चाहिए कि अगर कुछ हो गया तो उसके पास कोई दरवाजा है जाने को, और उसी घर में हो, उसी घर में उसका सेफ, तो सबसे अच्छी बात है कि भाई या तो उसकी माँ हो या उसकी नंद हो या कुछ ऐसा हो जिससे बात कर सके वो, और वो उसको बताए कि नहीं देखो ये ऐसा नहीं है। अपनी माँ के पास जाओगी तो वो तो ऑब्वियस ही है ना, अपनी बहनें तो आपको ये कहेंगी कि भाई ये मतलब कैसा हो गया, खराब हो गया, लेकिन ऐसे जो वहाँ मोहब्बत करते हो और आप उस लड़की को दिखाएं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। सो बहुत मजे की कॉन्वर्सेशन चल रही है, बट आई हैव टू फिनिश दिस अप बिकॉज क्या करें, खत्म भी तो करना ही है ना शो को। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच इरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि कुछ ना कुछ तो लर्न किया ही होगा। बस एंड पे कुछ छोटा सा मैसेज अगर देना चाहें, वट एवर यू वांट टू, किसी भी हवाले से कुछ भी छोटा सा क्विक सा मैसेज। वेल आई वुड से अपस्किल योरसेल्फ, अपस्किल योरसेल्फ, और प्लीज़ फोकस करें, लड़का लड़की कोई भी हो दोनों पे फोकस करें। अब वो दौर नहीं रहा कि लड़की को खाली देखें, लड़के छोड़ दें, या लड़का जो है पल जाएगा। दोनों की परवरिश, दोनों की पढ़ाई, दोनों की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों में दोस्तियां करवाएं चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। एंड आई होप गाइज कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज वट आई बिलीव कि आज का जो शो था इसके अंदर हमने हर चीज़ को ही कवर किया है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसमें सब कुछ ही हमने कवर कर लिया। एंड आई होप सो कि आप लोग सीखें भी और उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।